Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 9 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, heat application causes. जब किसी पेशेंट की बॉडी पर आप हीट एप्लीकेशन देते हैं तो इससे क्या होता है? गर्म कोई चीज़ आप जब पेशेंट की बॉडी पर टच करते हैं, गर्म पानी से सेक करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है ये आपको बताना है। वैसोडाइलेशन, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। The right answer is option C. It is vasodilation and decreases blood viscosity. आप जब पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। मान लीजिए ये पेशेंट की ब्लड वेसल है, आपने इस जगह पर हीट एप्लीकेशन दिया, जैसे ही आप यहाँ पर गर्म किसी चीज़ से सेक करते हैं तो ये जो ब्लड वेसल है ये गर्मी पाकर फैल जाती है, डायलेट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट एप्लीकेशन देते ही ब्लड वेसल्स का साइज़ जो है बढ़ जाता है, वो डायलेट हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स पास पास थे, जो सेल्स पास पास थी, वो अब एक दूसरे से दूर होने लगेंगी और ब्लड की जो विस्कोसिटी है, उसका जो गाढ़ापन है वो भी अब कुछ कम होने लगेगा। ब्लड जो है अब ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। दिस इज़ द एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन वी गिव हीट एप्लीकेशन टू अ बॉडी पार्ट। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कब होता है, कब ये ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं? जब आप इस पर कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। जब आप किसी पेशेंट को ठंडे पानी की सेक करते हैं, बर्फ़ की सेक करते हैं, तो वहाँ पर मौजूद ब्लड वेसल्स पहले की तुलना में और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। होपफुली अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient's chart indicates a history of ketoacidosis. Which of the following would you not expect to see with this patient if this condition were acute? किसी पेशेंट को कीटो एसिडोसिस कंडीशन है, इस पेशेंट में यदि एक्यूट कीटो एसिडोसिस डेवलप होता है तो आपको कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको सेलेक्ट करना है। वॉमिटिंग, एक्सट्रीम थ्रस्ट, वेट गेन, एसीटोन ब्रीथ स्मेल। कीटो एसिडोसिस होने पर कौन सी फाइंडिंग नहीं होती है, ये आपको बताना है। The right answer is option C. It is weight gain. जब भी किसी पेशेंट को कीटो एसिडोसिस होता है तो इस पेशेंट में अक्सर वेट लॉस देखा जाता है, ना कि वेट गेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगती है और उसकी ब्रीथ से एसीटोन या फ्रूटी स्मेल देखने को मिलती है। Diabetic ketoacidosis is a life-threatening problem that affects the people with diabetes. जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन के रूप में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखा जाता है। इट अकर्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू ब्रेकिंग डाउन फैट एट अ रेट दैट इज़ मच टू फास्ट। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फैट्स का ब्रेकडाउन होने लगता है और इस फैट के ब्रेकडाउन के कारण
कीटोन बॉडी का निर्माण होता है और बहुत ही तेजी से यह प्रोसेस होता है। जब हमारी बॉडी में कीटोन्स बनने लगते हैं तो इससे बॉडी के अंदर एसिडोसिस कंडीशन डेवलप होती है और इस एसिडोसिस के कारण हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, डैमेज होने लगते हैं और इवन ऐसा होते होते पर्सन की डेथ तक हो सकती है। Liver processes the fat into fuel called ketones which causes the blood to become acidic। यहाँ पर पर्सन की लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने का कारण सिर्फ और सिर्फ कीटोन के कारण बॉडी का मीडियम एसिडिक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज टू रिसीव अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन एन एलर्जिक रिएक्शन टू द ब्लड अकर्स, द नर्सेज फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी। किसी बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय ट्रांसफ्यूजन या एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स सबसे पहले आप क्या करेंगे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है और ये चीज़ आपको आपकी ड्यूटी के दौरान भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे? आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, फ्लो को स्लो कर देंगे, स्टॉप कर देंगे ट्रांसफ्यूजन, या फिर पेशेंट को जो एंटीहिस्टामिन प्रीवियसली ऑर्डर किया गया था उसे दे देंगे ताकि सिम्टम्स ठीक हो जाएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एलर्जी होने पर सबसे पहले क्या करेंगे आप? इट इज़ अ 5 स्टार क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमेशा याद रखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन जैसे ही होती है पेशेंट को बैकएक होगा, इचिंग होगी, रेस्पिरेशन रिलेटेड डिप्रेशन सिम्टम्स हो सकते हैं और कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग्स हो सकती हैं। ऐसा कोई भी कंप्लेन करते ही हमें तुरंत पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है और फिर फर्दर स्टेप्स लेने हैं। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो शुरुआती 15 मिनट आपको बहुत ही स्लो रेट से ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है और थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 years old child is diagnosed with lymphocytic thyroiditis. The nurse should explain the parents and child that the condition is। लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस कंडीशन कैसी है, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। क्या ये क्रॉनिक कंडीशन है? क्या ये इनहेरिटेड कंडीशन है? क्या ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है या फिर टेम्परेरी कंडीशन है? The right answer is option D. It is probably a temporary condition. लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस एक टेम्परेरी कंडीशन है। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लें। लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर इम्यून सेल्स अटैक द थायरॉइड ग्लैंड एंड अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड हार्मोन। हमारे नेक रीजन में मौजूद थायरॉइड ग्लैंड पर जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही अटैक कर दे और वहाँ की सेल्स को डैमेज कर दे, जिसके कारण थायरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो ये कंडीशन लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस के नाम से जानी जाती है। There is initially a phase of increased thyroid hormone hyperthyroidism or thyrotoxicosis, followed by a phase of hypothyroidism which may be acute or chronic। जब भी किसी पेशेंट को लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस कंडीशन होती है उसमें सबसे पहले तो थायरॉइड हार्मोन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है और फिर कुछ समय बाद इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड यूज्ड टू प्रोवाइड वेरियस पोजीशंस ड्यूरिंग पोस्चरल ड्रेनेज। किसी पेशेंट में ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है
और इस ड्रेनेज सिस्टम से डिफरेंट पोजीशन देकर ड्रेनेज करवाने के लिए कौन सा बेड इस्तेमाल किया जाता है? नेल्सन बेड, कार्डियक बेड, ऑर्थोपेनिक बेड या डिविडेंड बेड? The right answer is option A, it is Nelson's bed. नेल्सन बेड एक प्रकार का विशेष बेड है जो कि क्लाइंट को डिफरेंट बॉडी पोजीशंस देने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्किन ट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है? बर्क्स एक्सटेंशन, ब्रियांस ट्रैक्शन, रसल्स ट्रैक्शन या ऑल द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर बताए गए बर्क्स ट्रैक्शन, ब्रियांस ट्रैक्शन और रसल्स ट्रैक्शन तीनों ही स्किन ट्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। आइए वन बाय वन इनके बारे में जान लें। Burke's extension is a temporary type of lightweight traction applied to distal end of fractured lower limb. The foot of the bed is raised so that the body makes counter extension, often used to reduce muscle spasm. जब किसी पेशेंट को फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो उस पेशेंट में मसल स्पाज्म को रोकने के लिए, अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए हम इस बर्क्स एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटी वाले पार्ट में बहुत सारी बैंडेजेस लगाकर एक वेट को इस प्रकार से लटका दिया जाता है जिससे कि पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटी एक ही डायरेक्शन में खिंची हुई रहे। यही बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन के उदाहरण है। इस ट्रैक्शन का इस्तेमाल जब तक पेशेंट में सर्जरी नहीं हो जाती तब तक किया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट ब्रियांस ट्रैक्शन। इस ट्रैक्शन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्रियांस ट्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन। इट इज मेनली यूज्ड इन यंग चिल्ड्रंस who have fractured of their femur or congenital abnormalities of hip. ब्रियांस ट्रैक्शन उन बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें फीमर बोन फ्रैक्चर हो गई हो या फिर हिप जॉइंट नॉर्मल नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। इस ट्रैक्शन को लगाते समय बच्चे के पैरों को इस प्रकार से रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसल ट्रैक्शन की। रसल ट्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रैक्शन यूज्ड टू अलाइन द फ्रैक्चर्ड फीमर। रसल ट्रैक्शन फ्रैक्चर्ड फीमर को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली। फ्रैक्चर होने पर आप जो कास्ट लगाते हैं, प्लास्टर कास्ट करते हैं, उसमें पीओपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है या कैल्शियम मैग्नेट होता है? बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इन स्पूटम इज नोन एज। अगर किसी पर्सन को स्पूटम में यानी कफ में ब्लड आता है तो ये क्या कहलाता है? हिमोप्टाइसिस, हेमाटोएमेसिस, हिमोथोरैक्स, हेमाटोचीजिया? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कफ के साथ यदि ब्लड है तो ये कंडीशन हिमोप्टाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है हेमाटोएमेसिस। एमेसिस शब्द का मतलब होता है वॉमिटिंग।
अगर किसी क्लाइंट की वॉमिटिंग के साथ ब्लड प्रेजेंट हो तो ये कंडीशन हिमेटेमेसिस कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है हीमोथोरैक्स। हमारे लंग्स और चेस्ट वाल के बीच के स्पेस को हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं, और इस प्लूरल कैविटी में यदि एबनॉर्मल रूप से ब्लड का कलेक्शन हो जाए तो ये कंडीशन हीमोथोरैक्स कहलाती है। लास्ट टर्म आती है हिमेटोचीजिया। हिमेटोचीजिया शब्द का मतलब है स्टूल में फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस, स्टूल में ब्राइट रेड ब्लड की प्रेजेंस, जो कि लोअर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग को दर्शाती है। इसी से सिमिलर टर्म है मेलिना। मेलिना में जो स्टूल होता है वो डार्क टेरी कलर का हो जाता है, और इसमें ब्लड जो होता है फ्रेश फॉर्म में ना होकर ओल्ड ब्लड के रूप में होता है। जब भी पेशेंट में डार्क टेरी स्टूल हो तो आप समझ जाइएगा कि पेशेंट में अपर जीआई एरिया से ब्लीड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट्स चार्ट इंडिकेट्स अ हिस्ट्री ऑफ meningitis. Which of the following would you not expect to see with this patient if this condition were acute? अगर किसी पेशेंट में मेनिंजाइटिस हुआ है तो आपको कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी? इंक्रीज एपेटाइट, वॉमिटिंग, फीवर, पुअर टॉलरेंस ऑफ लाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज एपेटाइट। देखिएगा, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजियल लेयर कवर करके रखती है। अगर इन लेयर्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। और जब भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है तो वहाँ पर एपेटाइट यानी भूख जो है वो बढ़ती नहीं है, घट जाती है। यानी पेशेंट को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उसे भूख नहीं लगती, डिक्रीज एपेटाइट देखी जाती है। इसके अलावा वॉमिटिंग, फीवर, पुअर टॉलरेंस टू लाइट, ये सभी फाइंडिंग्स देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगवर्म फ्रीक्वेंटली फाउंड इन स्कूल एज चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रिंगवर्म जो है वो स्कूल एज चिल्ड्रंस में अक्सर देखा जाता है। हिंदी में जिसे आप दाद कहते हैं, रिंगवर्म, दांत खाज खुजली होती है, वो स्कूल एज के बच्चों में यानी 6 से 12 साल के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। ये रिंगवर्म इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? क्या ये वायरस द्वारा होता है, एलर्जी के कारण होता है, फंगस द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है? The right answer is option C, it is due to fungus. फंगस के कारण ही रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन आर एट हाई रिस्क फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जेनाइटल इन्फेक्शन बिकॉज। मेंस के कंपेयर में वुमेन को एचपीवी वायरस इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, ऑफ देयर हार्मोनल इन्फ्लुएंस, उनकी बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स के कारण, या फिर ऑन देयर वीक इम्यून सिस्टम कंपेयर टू मैन, मैन की तुलना में फीमेल का इम्यून सिस्टम कम होता है इसलिए, या फिर दे हैव पैसिव पार्टनर इन सेक्सुअल एक्ट, वो सेक्सुअल एक्ट में पैसिव पार्टनर होती हैं इस वजह से, या फिर दे हैव अ लार्ज म्यूकोसल सरफेस एरिया एक्सपोज टू जेनाइटल एरिया। जेनाइटल पार्ट का मैक्सिमम म्यूकोजल एरिया एक्सपोज होने के कारण फीमेल्स में एचपीवी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फीमेल्स में जो जेनाइटल एरिया है उसका मैक्सिमम पार्ट यानी म्यूकोजल एरिया
एक्सपोज्ड रहता है, मैक्सिमम म्यूकोसल एरिया एक्सपोज्ड रहता है। इसी कारण यहाँ पर एचपीवी वायरस इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कारण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? वायरस, फंगस, स्पाइरोकीट या प्रोटोजोआ? The right answer is option C. It is due to स्पाइरोकीट। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ट्रोपोनिमा पैलिडियम is a spirochete bacterium with various species, subspecies that cause disease syphilis, basal and yaws. ट्रिपोनिमा पैलिडियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है, जो कि सिफिलिस, बेजल और यॉस जैसे डिजीज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अटेंड बाय। सिंपली आपको बताना है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम किसे इंक्लूड करते हैं? क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्यूनाइजेशन। याद रखिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम इम्यूनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं बिकॉज यहाँ रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन पेशेंट को अभी डिजीज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज रिव्यूइंग अ पेशेंट्स चार्ट एंड नोटिसेस दैट अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस। Which of the following microorganism is related to this condition? कंजक्टिवाइटिस के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? यार्सीनिया पेस्टिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, विब्रियो कॉलेरा या फिर हीमोफिलस एजाइप्टिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आइस के कंजक्टिवा वाले पार्ट में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानी जाती है और हीमोफिलस एजेप्टिकस इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। यार्सीनिया पेस्टिस प्लेग डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। विब्रियो कॉलेरा ये हैजा डिजीज या कॉलेरा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग। चॉकिंग होने पर कौन सा फर्स्ट एड दिया जा सकता है? कॉल फॉर एम्बुलेंस, गिव समथिंग टू ड्रिंक, ट्राई टू रिमूव ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, गिव 5 शार्प बैक्स ब्लोज बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर किसी पर्सन ने कोई हार्ड सब्सटेंस निगल लिया जो कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटक गया और अब पेशेंट को रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट एड के रूप में हम इस पेशेंट की पीठ पर यानी दोनों शोल्डर्स के थोड़ा नीचे 5 शार्प बैक ब्लोज देंगे, यानी पीछे पीठ पर 5 थपकी देंगे, 5 बार मारेंगे, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ आ सके। अगर इससे भी इफ़ेक्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो हम उसे हेलमिंच मैन्यूवर दे सकते हैं। हेलमिंच मैन्यूवर के दौरान हम पेशेंट को पीछे से पकड़ के अपनी रिस्ट को क्लोज करके डायफ्राम वाले एरिया पर रख कर
अपर और आउटर डायरेक्शन में फोर्स करते हैं, जिसके कारण एक प्रेशर जनरेट होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जनरेट होता है और जो सब्सटेंस चॉकिंग कर रहा है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when providing discharge teaching for a client with uric acid calculi, the nurse should include an instruction to avoid which type of diet। किसी पेशेंट को यूरिक एसिड कैलकुलाई था, स्टोन था, पथरी था। अब इस पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और डिस्चार्ज के समय हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए? लो कैल्शियम, लो ऑक्सलेट, हाई ऑक्सलेट, हाई प्यूरिन। Which diet should be avoided if the patient is having uric acid calculi? The right answer is option D। हमेशा हम ये बात पेशेंट को समझाएंगे कि आप हाई प्यूरिन और एसिड ऐश डाइट नहीं लें। अगर आप प्यूरिन और हाई एसिड ऐश डाइट लेंगे तो आप में यूरिक एसिड स्टोन बनने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है। प्यूरिन आर पेरेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस इंक्लूडिंग एडेनिन एंड गुआनिन। हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन और गुआनिन इम्पॉर्टेंट हैं और इनके निर्माण के लिए प्यूरिन की आवश्यकता होती है। प्यूरिन आर कैटाबोलाइज्ड टू यूरिक एसिड विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। हमारी बॉडी में जो प्यूरिन होते हैं वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इन्हें किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सक्यूज मी। एक्सेसिव यूरिक एसिड लेवल में कॉज यूरिक एसिड कैलकुलाई। अब यदि किडनी इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाए तो पेशेंट में यूरिक एसिड स्टोन या पथरी हो सकती है, कैलकुलाई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर कोलैप्सिंग पल्स इज। कोलैप्सिंग पल्स को आप और किस नाम से भी जानते हैं? थ्रेड पल्स, वाटर हैमर पल्स, बाउंडिंग पल्स या पल्स डेफिसिट? The right answer is option B. It is water hammer pulse. Water hammer pulse and collapsing pulse are same. Next question. Which of the following glands secrete hormone to maintain normal metabolic rate of body? हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है? थायराइड, pancreas, adrenal, testes? The right answer is option A, thyroid gland. Thyroid gland secretes thyroid hormone and these hormone responsible for increasing the production of cellular protein, basal metabolic rate, peristalsis and activities of sympathetic nervous system। थायराइड हार्मोन ही है जो हमारी बीएमआर, सेलुलर प्रोटीन के प्रोडक्शन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।